मैं दिल्ली हूं। मैं देख रही थी पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उसके शब्द भेदी बाणों का चमत्कार। मैंने विजयचंद और जयचंद की तिलमिलाहट भी देखी कि किस तरह वो बदले की आग में जल रहे थे। मैं देख रही थी अनंगपाल तोमर का अपने महल में वापस आना और महारानी से अपने सपने की सच्चाई को बतलाना। मैंने ये भी देखा कि किस तरह अनंगपाल तोमर ने अपनी बेटी कर्पूर से पृथ्वीराज चौहान को मांगा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। और मैं सोच रही थी कि ये सब तो मेरे लिए हो रहा है। यही माता कुंती का सपना था जिसे साकार करने के लिए आ रहा था पृथ्वीराज चौहान। महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? रानी, हमारी सूचना के अनुसार पुत्र पृथ्वीराज अजमेर से निकल चुका है, परंतु अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं है? जब निकल चुका है तो पहुंचता ही होगा। बस थोड़े समय की प्रतीक्षा और है। रानी साहब, ये समय, ये पल, ये घड़ी रुक क्यों जाते हैं? अरे आप नहीं जानती हैं कि प्रतीक्षा का एक एक पल एक युग के समान लगता है। जी तो चाहता है कि उड़कर पहुंच जाऊं उसके पास। अन्नदाता की जय हो। क्या बात है? महाराज, कुंवर पृथ्वीराज चौहान राजमहल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। बड़ा ही शुभ समाचार सुनाया है तुमने। ये लो अपना पुरस्कार। और सुनो, राजमहल की सीमा के अंदर प्रवेश करने वाले कुंवर पृथ्वीराज चौहान नहीं, इस राज्य के महाराज हैं। क्षमा अन्नदाता, आपको महाराज पृथ्वीराज चौहान के आगमन की बधाई हो। राजमहल के मुख्य द्वार पर उनका भव्य स्वागत हो। जाओ। जी महाराज। रानी सा, जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो आ चुकी। पृथ्वीराज चौहान की जय, 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 पृथ्वीराज चौहान की जय। महाराज, महाराज, भगवान मुझे शक्ति दे। कहीं अपने लाल को देखकर मेरे हृदय की धड़कन न रुक जाए। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं महारानी, अपने आप को संभालिए। प्रणाम नानीसा। जीवता रहो कुलभूषण पृथ्वीराज। प्रणाम नानासा। चिरंजीवी हो, कीर्तिमान हो। चंद्र कुलभूषण, तोमरों की कीर्ति पताका को आकाश तक लहराने वाले, अपनी वीरता के चारों ओर झंडे गाड़ने वाले महाराज श्री अनंगपाल तोमर के चरणों में कुंवर पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रवरदाई का प्रणाम। कवि कुलभूषण, आपका अभिनंदन। पुत्र, हमारे राज्य का चप्पा चप्पा, सारे लोग, सभी आज आनंद में झूम रहे हैं। हमें अपना उत्तराधिकारी पुत्र और इस राज्य को उसका भावी शासक देकर जामाता सोमेश्वर ने
हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नाना साहब, ये उपकार नहीं है, ये तो दायित्व था उनका। पुत्र पृथ्वीराज, हम जानते हैं इस बात को कि शीशदान करना बहुत सरल कार्य है, मगर पुत्र दान देना बहुत कठिन कार्य है। यह सभी के बस की बात नहीं है। नाना साहब, मोतियों से अधिक मूल्यवान आपका यह आशीर्वाद मैं अपने माथे पर ग्रहण करता हूं, और मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि उपकार हमने आप पर नहीं, आपने हम पर किया है। हां नाना साहब, आपने हमें यह अवसर देकर चौहानों की कीर्ति में चार चांद लगा दिए हैं। क्षत्रिय अपने अतीत से पहचाना जाता है, और आपका तो एक महान गौरवशाली अतीत है, जिसमें भरत वंश की परंपरा, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञाबद्धता, महारानी कुंती का व्यक्तित्व और पांडवों का गौरवमय इतिहास है। इन सब से जुड़ने का आपने हमें जो सौभाग्य दिया है, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है नाना साहब। आपका आभार तो सारा चौहान कुल मानता है। आभारी मेरी मां सा है, आभारी मेरे बाबा सा है, और आभारी हूं मैं आपका। नाना साहब, आप तो शुरू से ही मेरे आदर्श रहे हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, आप ही के आदर्शों को अपना मार्गदर्शक बनाकर सीखा है। पुत्र, वीरता और नम्रता का अनोखा संगम है तुझमें। तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाने की प्रेरणा तो मुझे माता कुंती से मिली है। तू तो वरदान है मेरे लिए माता कुंती का। पुत्र, तू लंबी यात्रा से आया है, थक कर आया है, चलकर विश्राम कर ले। नहीं नाना साहब, सबसे पहले मैं माता कुंती के दर्शन करना चाहूंगा। धन्य हो पुत्र, हम सब चलते हैं माता कुंती के दर्शन करने। हाँ रानी, आओ पुत्र। चलिए। माता, तेरा कोटि कोटि उपकार है मुझ पर कि तूने मुझे मेरा भूला हुआ अतीत याद दिला दिया। माता, तेरे यहां आने से यह स्थान भी इंद्रप्रस्थ हो गया, महान पांडवों के सपनों की नगरी। मैं पांडवों का वंशज होकर उनकी इस कीर्ति से बेखबर था। आपने मेरी चेतना जगाई, मेरा मार्गदर्शन किया। माता, आपने मुझे मेरा उत्तराधिकारी दिया और इस राज्य को पृथ्वीराज जैसा भावी शासक देकर मेरी सारी आयु की चिंता का निदान कर दिया है। अब मैं इस योग्य हो चुका हूं कि आपके आदेश का पालन करूं। उस सपने को जो मैं बरसों से देखा करता था, एक पहेली बन चुका था मेरे लिए। आपने अपने दर्शन देकर इस पहेली को सुलझा दिया है माता। आपके आदेशानुसार मैं पुत्र पृथ्वीराज को आपके चरणों में ले आया हूं। इसे आशीर्वाद दीजिए माता। पुत्र, जी। माता को प्रणाम करो।
माता, इंद्रप्रस्थ का एक महान गौरवशाली इतिहास है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। फिर भी माते, समय की धूल ने इंद्रप्रस्थ के इतिहास के स्थान को दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया था, और इस स्थान को फिर से गौरवशाली रूप देने का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर है। लेकिन यह उत्तरदायित्व तुम्हारे आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता माते। महान पांडवों की कीर्ति, उनका सत्य धर्म और उनकी नीति का शासन जो उन्होंने इस इंद्रप्रस्थ को दिया था, कुछ समय के लिए काल ने हमसे छीन लिया था, लेकिन अब मुझे उसे दोबारा नवजीवन देना है। मैं सोमेश्वर पुत्र पृथ्वीराज चौहान आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं माते। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने प्राण देकर भी इंद्रप्रस्थ के प्राचीन इतिहास की पुनरावृत्ति करूंगा। मुझे आशीर्वाद दे माते, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे माते, मुझे। धन्य हो माते, धन्य हो, धन्य हो माते, धन्य हो माते, धन्य हो माता। पुत्र पृथ्वीराज, नाना सा, माता ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर दी। हाँ। माता, यह पवित्र भूमि जिसको आपने मेरी राज्य की देहरी कहा है, आज से मेरी राजधानी होगी। माता, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। राजपुरोहित, आज्ञा महाराज। पृथ्वीराज चौहान को विधिवत गोद लेने की विधि संपन्न की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। पुत्र, अब हम एक भव्य दरबार का आयोजन करेंगे। आओ। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ पुत्र? एक ऐसा अनर्थ हुआ पिताजी जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। आखिर हुआ क्या? सूरज कुंड से हमारे गुप्तचर खबर लाए हैं कि तोमरों ने अजमेर के पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लिया है। क्या? हाँ पिताजी, अनंतपाल तोमर ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। नहीं, उसे गोद लेने की रस्म पूरी हो चुकी है पिताजी, और अब पृथ्वीराज चौहान दो राज्यों का सम्राट बनने जा रहा है। सूरज कुंड में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया है। एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। नहीं पुत्र, यह समाचार बड़ा अशुभ है हमारे लिए। इस समाचार ने हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। हमारे सपने को धूल में मिला दिया है इस समाचार ने। यह अच्छा नहीं हुआ पुत्र, यह अच्छा नहीं हुआ। इससे तो तोमरों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। सूरज कुंड और अजमेर के मिलने से हमारी योजना पर एक करारा आघात है। इससे तो हमारा पांडवों के किले पे झंडा फहराने का सपना अधूरा रह जाएगा। और इस सपने को पूरा करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा पिताजी। हां पुत्र, यह एक गंभीर चिंता का विषय है हमारे लिए। हमें अब इसका उपाय गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परंतु मैंने इसका उपाय सोच लिया है पिताजी। क्या सोचा है तुमने? पिताजी, सबसे पहले हमें किसी ऐसे व्यक्ति को सूरज कुंड भेजना होगा जो वहां जाकर सही स्थिति का अनुमान लगाए और हमें इसके बारे में सूचित करे, क्योंकि गुप्तचरों ने हमें बताया है
कि सूरजकुंड में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है और एक बड़ा उत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं वहां, जिसके लिए सूरजकुंड को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमें अंदर के समाचार लाकर दे सकता है? एक व्यक्ति है पिताजी जो ये सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है पुत्र जिसे तुम जानते हो और मैं नहीं जानता? वो इसलिए पिताजी कि वो व्यक्ति अभी तक पर्दे में है और उसके मुख से अभी तक पर्दा हटा नहीं। हम जानना चाहते हैं पुत्र, वो है कौन? पिताजी, वो व्यक्ति है हमारे गुप्तचर समरपाल की पुत्री। समरपाल की पुत्री? हां पिताजी, उसका नाम है चकोरी और वो हर तरह से इस काम के योग्य है। जयचंद, बच्चों जैसी बातें मत करो। गुप्तचरी का काम स्त्रियों के बस का नहीं है। इस काम में उनका स्त्रीत्व ही सबसे बड़ा बाधक है। और वैसे भी स्त्रियां कोमल स्वभाव की होती हैं। अगर उन पर संकट आ जाए तो भली बात वो उसका सामना नहीं कर सकती। और पुत्र, ये तो बहुत बड़े जोखिम का काम है। इस काम में उसकी जान भी जा सकती है और हमारी योजना विफल भी हो सकती है। पिताजी, अभी तक आप चकोरी से मिले नहीं। उसने गुप्तचरी की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की है। इस विषय में मैं उसकी परीक्षा भी ले चुका हूं। यदि आप एक बार चकोरी से मिल लेंगे तो मेरा दावा है कि स्त्रियों के बारे में जो आपके विचार हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएंगे। मगर पुत्र, फिर भी मुझे संदेह है कि पिताजी, आइए बैठिए, आइए। पिताजी, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस संदेह को विश्वास में जरूर बदल दूंगा। चकोरी हाजिर है अन्नदाता। चकोरी, तुम एक स्त्री हो। क्या हम विश्वास करें कि तुम्हारे अंदर मर्दों जैसी शक्ति और कुशलता है? क्या तुम्हारे कोमल हाथ तलवार का बोझ उठा पाएंगे? अन्नदाता, माना कि मैं स्त्री हूँ, आपकी नजर में मेरी ये कोमल कलाइयाँ केवल चूड़ियाँ पहनने के लिए हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इन हाथों में तलवार उठाने की शक्ति ही नहीं, ये कठोर कलाइयाँ मौत की कलाइयों को भी तोड़ सकती हैं। गुप्तचरी के साथ साथ मैंने शस्त्र विद्या भी सीखी है अपने पिता से, साहित्य भी पढ़ा है और नृत्य कला भी सीखी है। अन्नदाता, मैं नाचना ही नहीं जानती, नचाना भी जानती हूँ। गुप्तचरी का पहला नियम यह है कि गुप्तचर को कोई पहचान ना पाए। वो अपने शत्रुओं में इस तरह मिल जाए जिस तरह शक्कर दूध में मिल जाती है, और अपने शत्रुओं का रहस्य इस तरह निकाल ले जिस तरह दूध से घी निकाला जाता है। चकोरी, हम प्रभावित हुए तुम्हारे तर्क से, किंतु स्त्रियों का मन बड़ा चंचल होता है और भेद की बात को गुप्त रखना बड़ा कठिन होता है उनके लिए। अन्नदाता, ये तर्क साधारण स्त्रियों के बारे में दिया जा सकता है, मगर मैं साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि मेरा स्त्रीत्व मेरे काम में आड़े नहीं आएगा। तो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है? वही अंतर जो वृक्ष और फल में है, वही अंतर जो धरती और वृक्ष में है, वही अंतर जो ब्रह्मांड और धरती में है। अन्नदाता, स्त्री जननी है और पुरुष जीव। अब एक अंतिम प्रश्न, एक कुशल गुप्तचर की क्या विशेषताएं हैं? एक कुशल गुप्तचर ये नहीं देखता कि शत्रु कितना शक्तिशाली है, वो सिर्फ ये देखता है कि शत्रु की कमजोरियां क्या हैं। पुत्र जयचंद, जो विचार हमने चकोरी को देखने से पहले व्यक्त किए थे, वो विचार चकोरी से मिलने के बाद बदलने के लिए विवश हैं। और चकोरी, तुम्हारी बातें अक्षर अक्षर खरी हैं। चकोरी, हुक्म अन्नदाता। तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तुम्हें सूरजकुंड जाना होगा। तुम्हारी सफलता कन्नौज की सफलता होगी और विफलता तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। अन्नदाता,
मेरा जीना और मेरा मरना दोनों ही कन्नौज राज्य के लिए है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सूरजकुंड से सफल होकर लौटूंगी, और अगर भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया तो विफलता को गले लगाने से पहले मृत्यु को अपने गले लगा लूंगी। और अगर तुम्हें इसका अवसर ही नहीं मिला तो? अन्नदाता, मेरी मृत्यु तो मेरे साथ है इस अंगूठी में। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सफल ना हुई तो मेरी मृत्यु सूरजकुंड वालों के लिए सदा ही एक रहस्य बनकर रहेगी। पुत्र जयचंद, हम तुम्हें तुम्हारी खोज पर बधाई देते हैं, और चकोरी, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद अन्नदाता। माते, सुना है मनुष्य के भाग्य में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है। विधाता ने मेरे भाग्य में अजमेर का राजा होना लिखा था, किंतु जो मेरे भाग्य में नहीं था वो तूने मुझे दे दिया है। तूने मुझे एक नहीं दो राज्यों का राजा बना दिया है माते। ऐसा तो इतिहास में पहली बार हुआ है। मुझे अपने भाग्य पर गर्व तो है ही, किंतु माते, जिस उत्तरदायित्व का बोझ मेरे कांधों पर आने वाला है वो मेरे लिए चिंता का विषय बन गया है। परंपरा अनुसार जब एक राजा नहीं रहता तभी दूसरा राजा उसका स्थान लेता है, किंतु मेरे नाना साहब वीर शिरोमणि अनंतपाल तो ईश्वर की कृपा से जीवित है। उनके जीते जी मैं उनका उत्तराधिकारी बन गया हूं। मेरे कांधों पर इस बात की दोहरी जिम्मेदारी है माते, क्योंकि जो नियम, जो परंपरा, जो कीर्ति उन्होंने स्थापित की है, जिस योग्यता से उन्होंने इसकी रक्षा की है, जिस कुशलता से उन्होंने प्रजा का दिल जीता है, जिस वीरता का उन्होंने परिचय दिया है माते, उतना योग्य तो मैं नहीं हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो ना ही मुझे प्रजा क्षमा करेगी और ना ही इतिहास। माते, मैं आपके पास आया हूं। जिस तरह रणक्षेत्र में जाने से पहले आपने महावीर अर्जुन को आशीर्वाद दिया था, मुझे भी ऐसा ही आशीर्वाद दो मां। माते, इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा इतिहास के गौरव और वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। इस राज्य की सीमा से लगी हुई कन्नौज राज्य की सीमा भी है, और उन्होंने तो एक बार मेरे नाना साहब की हत्या का प्रयास भी किया था। मुझे इस राज्य की उस शक्तिशाली राज्य से रक्षा भी करनी है मां। और मां, कल मैं पहली बार अनंतपुर की प्रजा का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूं। मुझे शक्ति दो मां, कि मैं अपनी पुरानी आस्थाओं और परंपराओं का निर्वाह कर सकूं। शक्ति दो मुझे मां, शक्ति दो मुझे। पुत्र पृथ्वीराज, नाना साहब, यह कोई संयोग की बात नहीं है कि मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। यह माता कुंती का आदेश तो था ही, मगर यह बात मेरे मन में भी थी। पुत्र, तेरे बचपन से ही इस बात पर मैं विचार कर रहा था। तेरी रगों में मेरी पुत्री
और सोमेश्वर का रक्त प्रवाहित हो रहा है। तेरे पिता एक ऐसे न्यायप्रिय, प्रतापी और वीर हैं जिन्होंने अपने साहस से एक बार अकेले ही यवनों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी इसी वीरता पर रीझ कर मैंने उन्हें अपना जामाता बना दिया। उनकी संतान हो तुम। मैं जानता हूं पुत्र कि आन बान पर जान देने वाले क्षत्रिय सूरमा कैसे होते हैं। यह धरती उन्हीं का सम्मान करती है जो उसकी रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। और तुम में यह भावना कूट कूट कर भरी हुई है। माता कुंती ने तुम्हें यूं ही आशीर्वाद नहीं दिया। तुम हर तरह से योग्य हो पुत्र। इंद्रप्रस्थ का गौरवशाली इतिहास, पांडवों की कीर्ति, अनंगपाल तोमर की आशाएं, माता कुंती का सपना, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस राज्य का सिंहासन तुम्हारी राह में अपनी आंखें बिछाए बैठा है। इस राज्य की प्रजा कल अपने भावी राजा का सम्मान करेगी। इस भव्य दरबार में तुम्हें बधाई देने देश विदेश से मेहमान भी आ रहे हैं। कल मेरा सपना साकार होगा पुत्र। अब तुम भी आराम करो। मुझे माता कुंती का आभार प्रकट करना है। जी, प्रणाम नाना साहब। चिरंजीवी हो। सावधान! तोमर कुलदीपक, वीर शिरोमणि, प्रजापालक, न्याय निपुण महाराज पृथ्वीराज चौहान पधार रहे हैं। प्रणाम नाना साहब। चिरंजीवी हो। आओ। विराजो। प्रिय सामंतगण, प्रिय प्रजागण, आज का दिन हमारे राज्य अनंगपुर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे जीवन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक राजा का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करना। एक ऐसा उत्तराधिकारी जो उसका सपना साकार कर सके, जो प्रजा का पालन कर सके। आज का दिन अनंगपुर के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है। आज का दिन उत्सव मनाने का दिन है। आज का दिन एक यादगार दिन है, जबकि एक पिता को अपना पुत्र मिला है, एक राजा को उसका उत्तराधिकारी मिला है और एक राज्य को उसका भावी शासक। पुत्र पृथ्वीराज मेरे उत्तराधिकारी हैं और आपके शासक। पृथ्वीराज चौहान की जय! महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय! महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय! महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय! मैं बधाई देता हूं महाराज अनंगपाल तोमर को। भगवान ने उनको एक वीर पुत्र और एक योग्य उत्तराधिकारी देकर उनकी बरसों की मनोकामना पूरी की है।
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसके साथ ही मैं नए महाराज तोमर कुलभूषण महाराज पृथ्वीराज चौहान का भी स्वागत करता हूं इस राज सिंहासन पर। महाराज पृथ्वीराज चौहान की, महाराज पृथ्वीराज चौहान की। आज इस शुभ अवसर पर देश विदेश से कलाकार और कवि अपनी शुभकामनाएं देने यहां पधारे हैं। हम उन सब का स्वागत करते हैं इस दरबार में, विशेष करके उस कलाकार का जो उत्तराखंड से आई हैं। सुना है कि वो नृत्य कला में अपनी मिसाल आप हैं। उनकी कला के बहुत चर्चे सुने हैं हमने। आज उनकी कला को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है हमें। मैं आप सबको उस कलाकार का नाम बताना चाहता हूं। वो है नृत्यांगना चकोरी। महाराज पृथ्वीराज चौहान को नित्यांगना चकोरी का प्रणाम। महाराज, मैं आपका यश, आपकी कीर्ति सुनकर आई हूँ। मैं आपको इस शुभ अवसर पर और तो कुछ दे ही नहीं सकती। मैं नृत्य की साधना करती हूँ और आपकी सेवा में नृत्य कला ही भेंट करती हूँ। इसे स्वीकार कीजिए। ठहरो चकोरी, तुम्हें इस दरबार में नृत्य आरंभ करने से पहले इस आवरण को हटाना होगा। क्षमा कीजिए महाशय, इस दरबार में आने से पहले गंधार से कन्नौज तक कई दरबारों में अपनी नृत्य कला पेश कर चुकी हूँ। कई दरबारों में मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे कई उपाधियां मिली हैं और इनामों इकराम से मुझे नवाजा भी गया है, मगर मैंने अपना घूंघट कभी नहीं हटाया। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं नृत्य इसी तरह करूंगी, घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये उचित नहीं है, ये नृत्य के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ठहरिए, किसी भी कलाकार को उसके प्रदर्शन से पहले टोकना उसकी कला का अपमान होता है। हो सकता है उसकी भी कोई व्यवस्था हो, मगर मुखड़ा दिखाने में क्या व्यवस्था हो सकती है? क्या व्यवस्था हो सकती है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। समंतो, नृत्यांगना अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो आपके दरबार में एक ऐसा वाणी पुत्र खड़ा है जो इनका चेहरा देखे बिना आपको यह बताएगा कि इन काले बादलों के पीछे छिपी दामिनी और इस घूंघट के पीछे छिपी कामिनी का चेहरा कैसा होगा। तो क्या आप इनका चेहरा देखे बिना ही बता देंगे कि इनका चेहरा कैसा है? हां, मैं बताऊंगा। मैं वर्णन करूंगा इनके चेहरे का, इनकी केश राशि का, इनके माथे का, इनकी भवों का, इनकी पुतलियों का, इनकी पलकों का, इनके अधरों का, इनकी ग्रीवा का ऐसा वर्णन करूंगा कि आप अपनी कल्पना में वही चेहरा देखेंगे जो इस आवरण में छिपा है। धन्यवाद, धन्यवाद। महाशय, आपका परिचय? नृत्यांगना चकोरी, ये हैं हमारे दरबार के सामंत रत्न, हमारे मित्र। इन पर माता शारदा की बड़ी कृपा है। ये हैं कवि चंद्रवरदाई। मैंने नाम तो सुना था, आज इनके दर्शन भी हो गए। नृत्यांगना चकोरी, आपने तो हमारे दर्शन कर लिए, मगर इस दरबार में महाराज से लेकर सामंत तक किसी ने भी आपके दर्शन नहीं किए। किंतु मैं अपनी कल्पना की आंखों से जो देख रहा हूं उसे वर्णन करने जा रहा हूं, और मेरा दावा है कि मैं जो वर्णन करूंगा आपका चेहरा हूबहू वैसा ही होगा। कवि चंद्रवरदाई, अगर आपका वर्णन सच ना निकला तो मैं वचन देता हूं कि यह वाणी का दास आपका दास बन जाएगा। लेकिन नृत्यांगना चकोरी, अगर मेरा वर्णन सही निकला तो मैं भी आपको वचन देती हूँ कविराज कि नृत्य कला की यह दासी आपकी दासी बन जाएगी और पहली बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इस भरे दरबार में अपना घूंघट उलट देगी। कविराज, ये क्या किया आपने? ये कैसी चुनौती दे डाली आपने? क्षमा करें महाराज, कविराज ने चुनौती दी और मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। अब तो केवल परिणाम ही बताएगा
कि कौन जीतता है और कौन हारता है। महाराज रोक लीजिए अपने मित्र को। नहीं नाना साहब, अब तो हम सबको हृदय थाम कर इस मनोरंजक स्पर्धा का परिणाम देखना चाहिए। अगर मैंने अपने मित्र को रोक लिया तो यह मेरे विश्वास की हार होगी। स्पर्धा आरंभ की जाए।